हिंदी व्याकरण का पाठ नंबर 2 जिसका नाम है वर्ण विचार, वो पढ़ाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है बेटा। अभी चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वर्ण विचार, क्या नाम है पाठ का? वर्ण विचार। वर्ण किसे कहते हैं? वे वर्ण वे ध्वनि चिन्ह हैं जिनके खंड नहीं किए जा सकते। खंड का क्या अर्थ होता है? खंड का अर्थ होता है टुकड़े। वर्ण वह ध्वनि होती है, सबसे छोटी ध्वनि होती है वर्ण, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। उसके बाद है वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित या क्रमबद्ध कह सकते हैं या सार्थक भी कह सकते हैं कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, जो क्रम में लिखे जाते हैं समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्णमाला इस प्रकार है। हिंदी में वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये कितने हैं? टोटल 11 स्वर हैं, ठीक है। उसके बाद है व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? यहाँ पे आपको डेफिनेशन नहीं दिखाई गई क्योंकि आपने पिछली कक्षा में डेफिनेशन पढ़ चुके हो। आप स्वर की भी परिभाषा पढ़ चुके हो और व्यंजन की भी। स्वर की परिभाषा क्या होती है? जिनका उच्चारण करते समय कम से कम समय लगे, ठीक है, जैसे बिल्कुल थोड़ा सा समय लगता है। और व्यंजन की डेफिनेशन क्या होती है? व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़े, उन्हें व्यंजन कहते हैं। यहाँ पे आपको परिभाषा नहीं दे रखी, इसलिए नहीं दे रखी क्योंकि आपने अभी तक पिछली कक्षाओं में आप इनकी परिभाषा पढ़ चुके हो। आप सभी को पता भी होगा कि किस स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, और मैंने आपको बता भी दिया अभी, ठीक है। तो व्यंजन में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे क को कैसे बोलेंगे? क और अ, इनको मिला के तब ये कै बनेगा, ठीक है। यानी कि क, जब हम कै का उच्चारण करेंगे क, तो लास्ट में ए की आवाज आ रही है, यानी कि स्वरों की सहायता लेनी पड़ रही है, इसलिए इसकी परिभाषा हुई जिनका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़े। और अगर व्यंजन लिखना है तो इसको हलंत के साथ लिखते हैं, इसको हलंत बोलते हैं। हलंत के साथ लिखेंगे तो इसमें से ए की आवाज हट जाएगी। जब इसके साथ ए मिला देंगे तो पूरा क बन जाएगा, ठीक है। और ये सारे व्यंजन हैं यहाँ से कैसे और है तक। यहाँ से क से और है तक ये टोटल कितने हैं? 33 व्यंजन है, 33 व्यंजन, ठीक है। ये जो के वाली लाइन है क, ख, ग, घ, इसको क्या बोलते हैं? कवरग। और चे, छे, जे, छे ये वाली को चवरग। और ट, ठ, ड, ढ, ण की वाली लाइन को बोलेंगे टवरग। त, थ, द, ध, न इसको बोलेंगे तवरग। जो आगे वाले वर्ड है ना, जैसे ये कै वर्ग का हो गया, ये चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग, ये पै वर्ग, पवर्ग, ठीक है। ये इनके अकॉर्डिंग बोला जाता है। जो आगे वाला वर्ड है उसके साथ वर्ग लगा देंगे बस, ठीक है। ये 5 वर्ग हो गए। उसके बाद है ये ये है श, से और से है, ये 33 व्यंजन हो गए, ठीक है। आगे है अयोगवा। अयोगवा किसे कहते हैं? अंग और अह को अयोगवा कहते हैं। जो ये होता है अनुस्वार, इसको क्या बोलेंगे? अनुस्वार और अनुनासिक बोलते हैं। इसकी ध्वनि को जो ऊपर ये बिंदी लगी हुई इसको अनुस्वार बोलते हैं। अनुनासिक तो चंद्र बिंदु को बोलते हैं, इसको अनुनासिक। ये अनुस्वार है, ठीक है। तो अंग और अह को अयोगवा कहते हैं क्योंकि ये न स्वर है और न व्यंजन, दोनों में योग न होने के कारण ये अयोगवा कहलाते हैं। समझ आ गया? उसके बाद है अनुस्वार। अनुस्वार आगे करते हैं हम। अनुस्वार, अनुस्वार का शाब्दिक अर्थ क्या है? स्वर के बाद
एक मिनट थोड़ा सा ऊपर रखता है ये। हाँ ये साइड वाला रह गया हमारा, ये वाला यहाँ तक तो कर लिया था हमने। ये रह गया द और ढ, ये कौन से होते हैं? दो उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन ड और ढ। और ये अक्षय त्र डैश र, इनको क्या बोलते हैं? ये चार कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन बोलते हैं इनको, ठीक है। अंग अह, ये क्या बोलते हैं? इनको अयोगवा, अयोगवा बोलते हैं। और ये क्या है? ऊपर बिंदी होती है जो, इसको अनुस्वार बोलते हैं। और जो ये चंद्र बिंदु होता है इसको अनुस्वार, और चंद्र बिंदु को अनुनासिक। और आगत स्वर कौन से होते हैं? ये जैसे ऊपर ऐसे लगा देते हैं, जैसे डॉक्टर लिखते हैं ना, डॉक्टर, जो अंग्रेजी के शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उनके ऊपर इसका आगत स्वर का प्रयोग किया जाता है। ये है विसर्ग। विसर्ग कौन सी होती है? ये जो दो बिंदी होती है इनको विसर्ग बोलते हैं, ठीक है। जैसे लिखते हैं प्रातः है, उसके लास्ट में दो बिंदी लगा दी, विसर्ग। नुक्ता, नुक्ता कौन से होते हैं? ये जो जय और फै के नीचे लगते हैं, ये विदेशी भाषाएं जैसे अरबी फारसी के शब्द होते हैं ना, उनके नीचे लगते हैं ये नुक्ता वाले शब्द, ठीक है। अब आगे देखो, ये मैंने बता दिया था अभी। अयोगवा कौन से होते हैं? अंग और अह को अयोगवा कहते हैं, क्योंकि ये न स्वर हैं और न व्यंजन, दोनों में न होने के कारण ये अयोगवा कहलाते हैं। उसके बाद है अनुस्वार और अनुनासिक। ये थोड़ा सा ऊपर करके पढ़ते हैं हम। अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार का शाब्दिक अर्थ क्या है? स्वर के बाद आने वाली नासिका ध्वनि। जैसे स्वर हो गया ए, उसके ऊपर बिंदी लगा दी तो वो हो गया नासिका ध्वनि। नासिका मतलब जो नाक से निकलती है वो ध्वनि, ध्वनि। इसके बाद हमेशा कोई व्यंजन होता है, जब भी इसका प्रयोग किया जाता है अनुस्वार का, तो उसके बाद हमेशा व्यंजन होता है। जिस व्यंजन से पहले यह आता है उसी व्यंजन वर्ग का पंचम वर्ण बोला जाता है। इसे बिंदु ऐसे करके के रूप में लगाया जाता है, जैसे ठंडा, ठीक है। अब ये ठे पे आया ना, ध्यान से समझना ये वाली बात। टे ठे ड ढ अण, तो ये इस पे आया, लेकिन ये लास्ट वाला पंचम वर्ण आता है उससे पहले, उसी व्यंजन वर्ग का पंचम वर्ण। जैसे ठंड, इसमें ठंडा में कैसे होता? अणे, अणे की जगह अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। ठंडा ट ठ ड ढ अणे, टे वाली लाइन में ही ना ये थे, टे ठे, और अणे भी इसी लाइन का पांचवा अक्षर है, तो उस पांचवें वर्ण की जगह हम अनुस्वार का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। जैसे चंपक शब्द है, चंपक, इसमें आधा में आता है चंपक में, लेकिन अब हम ऐसे लिखने लग गए इसको चंपक, तो चे वाली लाइन में प फ ब भ म है, तो ये पे वाली लाइन का ही पांचवा वर्ण है, इसलिए यहाँ पे इसका अनुस्वार का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद है अनुनासिक। अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण में हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है, नाक और मुख दोनों से। इसमें चंद्र बिंदु लगाया जाता है, ये ऐसे करके और ऐसे लगाया जाता है। जैसे चांद, चांद पे भी ऐसे लगाया है, बूंद, इस पे भी ऐसे ही, आदि इन शब्दों पे हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। इसकी क्या परिभाषा हुई? जी, नासिका ध्वनियों के उच्चारण में हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा नाक या मुख दोनों से निकले उन्हें अनुनासिक वर्ण कहते हैं, ठीक है। अब है विसर्ग। अभी मैंने बताया था विसर्ग दो बिंदी। विसर्ग का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों के लिए। कौन से होते हैं तत्सम शब्द? पता आपको? नहीं पता? मैं बताती हूँ। तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। कई शब्द ऐसे हैं कि संस्कृत में भी सेम वही लिखे जाते हैं और
और हिंदी में भी वही लिखे जाते हैं, बिल्कुल सेम। तो उन शब्दों के अंत में विसर्ग लगते हैं, ये वाले विसर्ग, ऐसे दो बिंदी, ठीक है। जैसे अतः, अतः लिख के और लास्ट में बिंदी, और विसर्ग का उच्चारण है की ध्वनि के साथ किया जाता है। अत, जैसे ए और ते क्या बन गया अत, लेकिन विसर्ग लग गया तो है की ध्वनि भी साथ में उच्चारण किया जाएगा, जैसे अतः, ठीक है। प्राय, ये क्या हो गया, प्राय शब्द है, लेकिन विसर्ग का हम उच्चारण करेंगे तो क्या बोला जाएगा, प्रायः, ठीक है। जैसे प्रातः, प्रात शब्द हो गया, ऐसे प्रा और तय, बोलने में क्या आ गया ये प्रात, लेकिन सही शब्द क्या होगा, अगर विसर्ग लगी इसके साथ तो है की ध्वनि बोली जाएगी इसके साथ, प्रातः, ठीक है, समझ आ गया। अब देखो हिंदी में विशेष व्यंजन, विशेष व्यंजन कौन से होते हैं, द और ध, विशेष व्यंजन ध्वनियां हैं, इनका प्रयोग शब्द के आरंभ में नहीं होता। जैसे पढ़, कोई भी वर्ड इन ध्वनियों से स्टार्ट नहीं, के बारे में पढ़ रहे थे, ड और ढ विशेष व्यंजन ध्वनियां हैं, इनका प्रयोग शब्द के आरंभ में नहीं होता। कोई भी शब्द लिखेंगे तो इन ध्वनियों से स्टार्ट नहीं होगा, ड और ढ से। जैसे पढ़ अंत में आ सकता है लेकिन स्टार्टिंग में ढ नहीं आएगा। ऐसे ही पेड़, चिड़िया, ठीक है, ये बीच में आ सकता है लास्ट में, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं आएगा। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वर्णमाला के दो, क्या ये वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं, अभी मैंने आपको बता ही दिया था पहले जब चैप्टर में आया था स्वर, कि स्वर और व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। तो स्वर वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती और वायु बिना रुकावट के मुंह से बाहर आती है। जैसे अ, आ, ई, बिना रुकावट के आ रही है ना, तो और किसी दूसरे वर्ण का भी सहारा नहीं लेना पड़ रहा, तो उनको स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या कितनी है, 11, और ये ए, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ये कितने हैं, 11 स्वर हैं, ठीक है। अब स्वर के भेद, स्वर के दो प्रकार के होते हैं, स्वर के भेद कौन कौन से होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। जिन स्वरों को बोलने में एक मात्रा का समय लगे, एक मात्रा का समय लगे, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। वर्णमाला में 4 ह्रस्व स्वर हैं, कितने, 4, कौन कौन से, अ, ई, उ और री, ये 4 ह्रस्व स्वर हैं, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर, अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि मूल स्वर किसे कहते हैं, तो ह्रस्व स्वर वाली ही परिभाषा लिखी जाएगी कि जिन स्वरों को बोलने में एक मात्रा का समय लगे उन्हें मूल स्वर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों के बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगुना, जितना ह्रस्व में लगता है उससे 2 गुना समय लगे, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है। वर्णमाला में 7 दीर्घ स्वर है, कितने, 7, कौन कौन से, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ये 7 दीर्घ स्वर है। उसके बाद है ये दे रखा कि कुछ लोग प्लुत स्वर, ये इसी का तीसरा भेद भी मानते हैं। जैसे पहला भेद है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा एक इसका प्लुत स्वर भी मानते हैं। इनके उच्चारण में क्या परिभाषा होगी प्लुत स्वर की, कि इनके उच्चारण में मूल स्वर से तिगुना समय लगे, यानी कि 3 गुना समय लगे। जैसे ओम, हिंदी में ये वर्ड है ओम, हिंदी में प्लुत स्वर नहीं होता है, प्लुत स्वर का प्रयोग संस्कृत में किया जाता है, ठीक है। हिंदी में नहीं मानते इसको, संस्कृत में माना जाता है कि ये होता है ओम। जैसे ये है ना बीच में ऐसे करके लिख रखा है, ये वाला, ये इसका थोड़ा सा लंबा उच्चारण करते हैं, जैसे ओम, ठीक है, ऐसे। अब है व्यंजन, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण
की सहायता जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, किसकी सहायता से? स्वरों की सहायता से, उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने माने गए हैं व्यंजन? 33 माने जाते हैं। ये 3 वर्गों में बांटे गए। कौन कौन से? व्यंजन के 3 भेद होते हैं। फर्स्ट है स्पर्श व्यंजन, सेकंड है अंतःस्थ व्यंजन और थर्ड है ऊष्म व्यंजन। 3 तरह के होते हैं। अब आगे बताएगा कि कौन से होते हैं। ये 3 तरह के होते हैं, 3 प्रकार के। अब स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ से निकलकर, कंठ क्या होता है? गला, गले से निकलकर मुंह के किसी भाग को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 25। ठीक है, ये इस प्रकार है। कौन कौन से हैं? ये यहाँ से और यहाँ तक 25 हैं। ये टोटल 5 वर्ग हैं इसके। कै वर्ग फर्स्ट वर्ग से बताएगा कै, चे, टे। यहाँ पे जैसे कै वर्ग, चे वर्ग, ये टे वर्ग, ये टे वर्ग, पे वर्ग। ठीक है, इनके क, ख, ग, घ ये इसके अंदर आएंगे। कै वर्ग के, फिर च वर्ग के, ट वर्ग के, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, ये 25 क्या है? स्पर्श व्यंजन है। ये 25। ठीक है, अब आगे है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों एवं व्यंजनों के बीच का सा लगता है। ठीक है, स्पर्श की परिभाषा क्या थी? कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ से निकलकर मुंह के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती है। जैसे कोई वो ओष्ठ से बोला जाता है, कोई दंत से बोला जाता है। ठीक है, और कोई व्यंजन उसे तालु से, मूर्धा से, ठीक है, मुंह के किसी भाग का स्पर्श करते हैं तो उसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतःस्थ जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों एवं व्यंजनों के बीच का सा लगता है, उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। ये कौन से होते हैं? 4 है सिर्फ। ये वो 25 थे ना, ये 4 हैं। ये र, ल, व। ठीक है, उसके बाद है ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण में हवा किसी स्थान पर रगड़ खाकर बाहर निकलती और ऊष्मा उत्पन्न करती है। ऊष्मा क्या होता है? ऊष्मा गर्मी। मुंह के किसी भी स्थान को स्पर्श करके, रगड़ करके और बाहर निकलती है तो ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी 4 होते हैं। कौन कौन से? ये श, से और से है, 4 होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन अक्षय, त्रय, अज्ञ और श्रेय, ये 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। अक्षय, त्रय, अज्ञ और श्रेय, इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। हिंदी भाषा में ये स्वतंत्र रूप से व्यंजन की भांति ही प्रयुक्त होते हैं। इन व्यंजनों की उत्पत्ति इस प्रकार हुई है। अब कैसे हुई है? जैसे कै और श को मिला के अक्षय बन गया, जय और अय को मिला के ज्ञ बन गया, तय और रे को मिला के त्रय बन गया, श और रे को मिला के श्रेय बन गया। ठीक है, अब है आगत व्यंजन। कौन से होते हैं? आगत होते हैं उर्दू, फारसी या अरबी भाषा से आए कुछ शब्दों में जय और फे के नीचे बिंदी या नुक्ता लगा होता और इनका रूप इस प्रकार होता। अभी जब मैंने बताया था वर्णों के बारे में तब समझा था कि जय और फे ये बिंदी वाले दूसरी भाषाओं से, विदेशी भाषाओं से आए शब्दों के नीचे लगते हैं। अन्य भाषाओं से आने के कारण इन व्यंजनों को आगत व्यंजन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दूसरी भाषा से आए इसलिए इन्हें आगत व्यंजन कहा जाता है। इनका उच्चारण करते समय जीवा क्या होती है? टंग, जो हमारी जीभ होती है वो तालु या
जब इसका उच्चारण करते हैं तो जीवा का तालु और होठ से पूरा स्पर्श नहीं होता। तालु क्या होता है? माउथ की जो रूफ होती है, छत होती है ऊपर, उसको तालु बोलते हैं। और ओष्ठ होठों को बोलते हैं। तो ना तो ऊपर पूरा स्पर्श करती है हमारी जीवा और ना ही होठों का पूरा स्पर्श करती है। जय और फै के प्रयोग वाले कुछ शब्दों के उदाहरण इस प्रकार, ये कुछ उदाहरण दे रखे हैं। जैसे नजर शब्द है, जय के नीचे बिंदी, अंग्रेज यहाँ भी बिंदी आई है, फसल फ, फिल्म फिल्म ये बिंदी आई है। ठीक है, ये विदेशी भाषाओं के शब्द हैं जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। अब है स्वरों की मात्राएं। जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ किया जाता है तब स्वरों का प्रयोग उनकी मात्रा के रूप में होता है। जैसे स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ किया जाता है, जैसे अह, और मात्रा ए की तो कोई मात्रा नहीं होती, आ की होती है ये वाली। ये तो आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, ये छोटी ई की है, ये बड़ी ई की है, छोटे ऊ की है, बड़े ऊ की है, ये आई की मात्रा है, ये दो मात्रा लगी आई, ये ए की है, ये आई की है, ये ओ की मात्रा है, ये दो मात्रा लगी तो औ की होगी, और ये है री की मात्रा। स्वर कितने होते हैं? 11, और मात्राएं कितनी हैं? ये 10। ए की मात्रा नहीं होती। ठीक है, जैसे कल बन गया कल, और आ की मात्रा लगा दी तो काला। ठीक है, ऐसे ही अगर छोटी की मात्रा लगाएंगे, ऐसे दिन, बिल, बड़ी की से खीर, चीर ऐसे लग जाएगी, छोटे उसे पुल, फुल, बड़े की चूहा, पूजा, ऐसे ही रेल, मेल, और आई की सैर, कैर, ओ की मोर, चोर, औ की मात्रा से क्या बना है? नौकर, मौसी, और री से कृपा और मृग। ठीक है, ये मात्राएं होगी। ए की कोई मात्रा नहीं होती। स्वर ए रहित व्यंजन में हलंत लगाया जाता है, जैसे च, त और अ, त। जैसे च में ए की मात्रा लगी तो पूरा च बन जाएगा। ठीक है, और त में ए की मात्रा लगी तो त बन जाएगा। समझ रहे हैं ना बेटा? अब आगे देखो, ये देखो संयुक्त अक्षर और द्वित्व व्यंजन में अंतर। दो व्यंजनों के मेल को संयुक्त अक्षर कहते हैं। किसके मेल को? दो व्यंजनों के मेल को। और जब दो समान व्यंजन मिलते हैं तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। संयुक्त अक्षर होते हैं दो व्यंजनों का मेल, और जो द्वित्व में क्या होता है? दो समान व्यंजन मिलते हैं। अभी उदाहरण के देखो, आगे नेक्स्ट पेज पे एग्जांपल दे रखे हैं, ये दे रखे देखो, जैसे जल्दी, जय अध ल है ये, और अब देखो ल को हम किससे लिखेंगे? हलंत के साथ, इसके नीचे हलंत लग जाएगी। जय और ल और द मिलके बन गया जल्दी शब्द। ठीक है, द और ध मिलके बन गया बुद्ध। ये क्या है? संयुक्त अक्षर बोलेंगे इनको। ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग व्यंजन है। और कुत्ता, ये त आधा त पूरा, ये है द्वित्व व्यंजन, एक जैसे व्यंजन। ल और ल दोनों एक जैसे हैं, एक आधा एक पूरा। जैसे बिल्ली। ठीक है, ये क्या है? द्वित्व व्यंजन। जब दो अलग अलग व्यंजन मिलते हैं उसको बोलते हैं संयुक्त अक्षर। जो जब एक जैसे व्यंजन मिलते हैं तो उनको बोलते हैं द्वित्व व्यंजन। समझ आ गया होगा? आप र का प्रयोग देखो बेटा, र के कितने प्रयोग होते हैं? देखो ध्यान से, कौन कौन से प्रयोग होते हैं र के? र के प्रयोग होते हैं, र में ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा र के पेट में लगती है। जैसे ये र है, र ऊ क्या बन गया? रुपया, रुई, रुक। ये र है, ऊ इसको नीचे ऐसे तो नहीं लगा सकते हम, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। तो हम इसको न लिख के हम र को कैसे लिखेंगे? र और ऊ ऐसे लगाएंगे
लगाते हैं गुंडी टाइप से, ठीक है। तो ये हो गया बड़ा ऊ, रे छोटा ऊ और ये बड़ा ऊ रे के पीछे ऐसे लगेगा रे का प्रयोग, ऊ का प्रयोग रे के साथ। फिर है रेफ, ये ऐसे करके लगता है, रेफ वाला रे, रे बोलते इसको। रे का ये है रूप स्वर रहित है, जैसे धर्म, धर्म, ऊपर आ गया स्वर्ग, चर्च, अर्थ आदि, ऊपर रे लगेगा ये शब्दों में। रे पदेन के रूप में, अगर ये थोड़ा सा टेढ़े से लाइन लगाएंगे तो वो होगा पदेन, क्या बोलेंगे उसको, पदेन। यह पूरा अर्थात स्वर रहित रे है, जैसे प्रहार, इसके पैर के पैर में रे आ गया, ये हो गया प्रहार। ये कर्म, ग्रह आदि ये शब्द बनते हैं इससे। फिर है तय और दय के साथ पदेन, इसको भी पदेन बोलते हैं, ऐसे करके जो लगाएंगे रहे हम। यह के रूप में होता है, ऐसे उल्टा वी की तरह होता है, जैसे ड्रम, ड के नीचे ऐसे करके वी, उल्टा वी लग जाएगा। ऐसे ही ट्रक, ट्रेन आदि इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद है वर्ण विच्छेद, किसे कहते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं, वर्ण विच्छेद जब हम किसी शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करके लिखते हैं, लिखा जाता है, तब उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। किसे कहते हैं, शब्द को का अलग अलग करके लिखना, उसको अलग अलग कि कौन कौन सा वर्ण व्यंजन आया, इसमें कौन सा स्वर आया, कौन सा व्यंजन आया, वर्णों को अलग अलग करके लिखना होता है वर्ण विच्छेद। जैसे कमल शब्द है, कमल, तो इसको क्या लिखेंगे, कै के साथ, मैंने बताया था कै क्या है, व्यंजन, और व्यंजनों के साथ स्वरों की ध्वनि होती है, क्योंकि व्यंजन स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जाते। तो कै के साथ कौन सी ध्वनि है, क, अह, तो कै के साथ हलंत आ जाएगा। जितने भी व्यंजन हैं सबको हलंत के साथ लिखेंगे यहाँ पे वर्ण विच्छेद करते समय, और जो उसके साथ मात्रा लगी हुई है वो साथ में मात्रा लिख देंगे। बहुत ही इजी है ये। जैसे क के साथ क्या है, अ, फिर मैं के साथ क्या है, अ, और ले के साथ क्या है, अ, क्या बन गया, कमल, क, अ, म, अ, ल, अ। ऐसे इसको अलग अलग करके हम लिख सकते हैं। ऐसे ही विद्यालय, वह के साथ मात्रा कौन सी लगी है, ये वाली छोटी की, तो छोटी लिख देंगे। द आधा है, पहले ही हलंत लिखी है तो सिर्फ द लिख देंगे। फिर है ये लिख देंगे, ये के साथ मात्रा कौन सी है, ये आ की, तो आ लिख देंगे। फिर ले के साथ, अगर किसी भी वर्ण के साथ कुछ नहीं है तो ए लिखेंगे, अगर उसके साथ मात्रा लगी है तो मात्रा लिख देंगे। अब ले के साथ कुछ नहीं है तो ए लिखेंगे, ये के साथ कुछ नहीं है तो ए लिखेंगे। ऐसे ही प्रकाश, इसमें रे आधा है, ये सॉरी पूरा है रे, पे आधा है, पे को आधा लिखेंगे, रे को पूरा है तो रे के साथ ए की आवाज आएगी, कै आ, कै और आ। फिर शे और ए, शे के साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब उसमें ए की ध्वनि है। ऐसे ही मेल शब्द है, म, ए, ल, अ, बैठना, ब, ए, ठ, ए, न, आ। सुंदर, से, उ, सुंदर, से पे छोटा ऊ है तो छोटा ऊ लिख देंगे, ऊपर अंक की बिंदी है तो ये आधा न है, न आधा लिख देंगे, द, अ, र, अ। उसके बाद है गृह, ग और री की मात्रा इसके साथ तो हम री लिख देंगे, ठीक है। और है में ए की आवाज है। निशान, न छोटी ई, श और आ, न ए, निशान। तीसरी तय, तय के साथ कौन सी मात्रा, बड़ी की तो बड़ी लिख देंगे, स, ए और रे के साथ कौन सी मात्रा है, ये बड़ी की तो बड़ी ई लिख देंगे, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम अभ्यास करते हैं, ठीक है बेटा। आगे देखो, ये है सिर्फ बोलने की बारी, मौखिक कोशक, सिर्फ इसको पढ़ना है, लिखना नहीं है। आप इसका उच्चारण करके देख लो, जैसे ह्रस्व स्वर है, शॉर्ट वॉल भी बोल सकते हैं इसको अंग्रेजी में, ठीक है। ऐसे इसको आप रीड कर लेना। आगे है उत्तर
उत्तर बताइए। ये वाला कर लेते हैं। किन स्वरों को मूल स्वर कहा जाता है? ठीक है, किन स्वरों को कहा जाता है मूल स्वर? ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे, सॉरी मूल स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं जो उनको मूल स्वर भी कहते हैं, जिनका उच्चारण करते समय कम से कम समय लगे। ठीक है, उनको मूल स्वर कहते हैं। कम से कम समय, कम से कम समय लगे उसे क्या कहते हैं? मूल स्वर। किन किन वर्णों को अयोगवाह कहा जाता है? कौन से होते हैं अयोगवाह? अभी अभी हमने पढ़ा है। कौन से होते हैं अयोगवाह बेटा? अयोगवाह होते हैं अंग और अह। अंग और अह ये होते हैं अयोगवाह। ठीक है, व्यंजन के उपभेद कौन से होते हैं? कौन से होते हैं व्यंजन के भेद? स्पर्श व्यंजन, 3 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और एक और है कौन सा? ऊष्म व्यंजन। अभी अभी पढ़े थे ना हमने चैप्टर में। व्यंजन के साथ हल चिन्ह कब लगाया जाता है? व्यंजन के साथ हल चिन्ह कब लगाया जाता है? जब व्यंजन आधा हो, आधा व्यंजन हो जाए। आधे व्यंजन के साथ, आधे व्यंजन के साथ हल चिन्ह लगाया जाता है। या ये भी कह सकते हैं कि जब हमें व्यंजन को व्यंजन के साथ स्वर की ध्वनि ना लिखनी हो तो भी हम हल का प्रयोग, हल चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हल चिन्ह कौन सा होता है? हलन। अब है लिखने की बारी। ठीक है, लिखने की बारी आ गई। अब इसको इरेज कर देते हैं। इसको थोड़ा सा और ऊपर करती हूँ, इतना ही ठीक है, फिर एक क्वेश्चन रह जाएगा लास्ट में। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में कितना समय लगता है? सॉरी, दीर्घ स्वर के उच्चारण में, दीर्घ ह्रस्व में कितना लगता है? कम समय लगता है बहुत ही। और दीर्घ में ह्रस्व से दोगुना है। और यहाँ पे रह है ह्रस्व, ह्रस्व स्वर से दुगुना समय, दुगुना समय लगता है। ठीक है, आगे है अनुनासिक और आगत स्वर में व्यंजन। अनुनासिक और आगत स्वर के उच्चारण में क्या अंतर होता है? अनुनासिक और आगत स्वर के उच्चारण में, अनुनासिक कौन सी होती है? अनुनासिक ध्वनियां, जिन ध्वनियों का उच्चारण में हवा नाक और मुंह से निकलती है। कौन सी होती हैं? जिनके उच्चारण में ध्वनियां नाक और मुंह से, निकलती हैं। ठीक है, ये क्या है? अनुनासिक ध्वनियां। अनुनासिक और आगत स्वर के उच्चारण में बताना है। तो अनुनासिक कौन सी होगी? जिनके उच्चारण में ध्वनियां नाक और मुंह से निकलती हैं। ठीक है, और आगत स्वर कौन से आते हैं? जो विदेशी भाषाओं के, जैसे अंग्रेजी के शब्द है उनके ऊपर लगते हैं, उनको आगत स्वर बोलते हैं। तो उनका उच्चारण कैसे किया जाता है? आगत स्वरों का उच्चारण ओ की तरह किया जाता है। इनका उच्चारण, किनका? आगत स्वरों का, इनका उच्चारण ओ, जो सब ओ स्वर है उसकी तरह किया जाता है। ओ स्वर की तरह किया जाता है। किया जाता है। और इसको कैसे लिखेंगे हम? ऐसे ओ, ऐसे करके। और जो ये है अनुनासिक ध्वनि, इसको हम कैसे लिखेंगे? ऐसे चंद्र बिंदु के रूप में लिखेंगे। ठीक है,
आगे है स्पर्श व्यंजनों को किन किन वर्गों में बांटा गया है। किन किन वर्गों में बांटा गया स्पर्श को? स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया। कौन कौन से? कवरक, चवरक, टवरक और कौन सा? तवरक, तवरक और पवरक। ठीक है, 5 वर्गों में बांटा गया स्पर्श व्यंजन को। ये 5 वर्ग। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? अब इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, और ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? 4 होते हैं ना ऊष्म व्यंजन, और अंतस्थ व्यंजन भी 4 ही होते हैं। कौन कौन से? श, ये वाला श, श और से और है, ये 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन। आगत व्यंजन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं आगत व्यंजन? उर्दू और फारसी, उर्दू, फारसी या अन्य भाषाओं से आए शब्दों को, अन्य भाषाओं से आए हुए शब्दों को क्या कहते हैं? आगत व्यंजन। शब्दों को आगत व्यंजन कहते हैं। ठीक है बेटा, अब आगे देखो, इन वर्णों को क्रम अनुसार लिखिए। ये आपको लिखना है कि सबसे पहले नंबर पे कौन सा आएगा, दूसरे पे कौन सा। अब इनमें सबसे पहले क्या आएगा? क, उसके बाद है ग। जब हम व्यंजन देखेंगे आपकी बुक में, अभी मैंने पढ़ाया था जब व्यंजन का पूरा चार्ट दे रखा था, तो वहां से भी देख के लिख सकते हो आप। क के बाद ये ग आ गया, उसके बाद फिर आएगा घ। ठीक है, उसके बाद क, ग, घ, फिर कौन सा वर्ग आएगा? क के बाद च, छ, ज, उसमें से कोई नहीं है। च, छ, ज, झ नहीं है। फिर है ट, ठ, ढ, ये वाला आएगा। ध, ट, ठ, ड, ढ, न, फिर ये न आएगा। फिर है त, थ, द, ध, न, त आएगा। उसके बाद नहीं है कोई भी। उसके बाद आएगा प, ये वाला प आ जाएगा। कौन से बच गए? ये 3 बच गए। फिर सबसे पहले ये वाला आएगा, शलगम वाला श, फिर ये से आएगा, से, और लास्ट में क्या बच गया? ये संयुक्त व्यंजन गया। ठीक है, अब आगे देखें। आगे क्या है? रे का प्रयोग किस तरह होता है? रे का प्रयोग कई तरह से बताया था मैंने। जैसे रे का प्रयोग रे के साथ ये रे के साथ ऊ का प्रयोग छोटा ऊ लग जाएगा, दूसरा प्रयोग है बड़ा ऊ लग जाएगा। एक पदेन के रूप में होता है, जैसे करम लिखा गया। ठीक है, और दूसरा ट्रक ऐसे भी लिखा जाता है। एक पै के पैर में, जैसे ये बता दिया मैंने। और एक ऊपर है, जैसे मार्ग, ऊपर ऐसे रेफ के रूप में, इसको रेफ बोलते हैं। इस तरह से रे के प्रयोग होते हैं। वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद, ये वर्ड दे रखे हैं, शब्द इनके वर्ण विच्छेद करने हैं। ठीक है, अब इसके वर्ण विच्छेद कर लेते हैं। बहुत ही इजी है। सफलता शब्द है, से इसके साथ क्या आएगा? अ, और फ के साथ भी अ, कोई मात्रा नहीं है। फिर ल के साथ भी ए आएगा। फिर क्या है? ता वर्ड है, ता के साथ आ की मात्रा है, तो ते और आ, सफलता है ना, इजी। अब देखो ट्रक, ते
फिर द के साथ कौन सी मात्रा है, बड़ी ई की, फिर प और प के साथ कुछ नहीं है तो ए आएगा, ठीक है। ऐसे सूर्योदय, से के साथ कौन सी मात्रा है, बड़े ऊ की, तो बड़ा ऊ लिख देंगे। सूर्यो, ये रे आधा है, जो ऊपर होता है रे वो आधा होता है, जो पैर में होता है वो पूरा होता है, तो ऊपर वाला रे है सूर्यो, सू रे आधा, ये और ये के साथ कौन सी मात्रा है, ओ की, ये दे हलन और ए, ठीक है। फिर है ये और आ जाएगा इसके साथ। उसके बाद है हिंदी, ह है के साथ कौन सी मात्रा है, ही है ई, कौन सी है ये, छोटी ई, ही और ने आधा, क्योंकि बिंदी है ना तो इसको आधा ने बोलेंगे। फिर है द और द के साथ मात्रा कौन सी है, बड़ी की, तो बड़ी लिखेंगे। उसके बाद है तैराक, तैराक वर्ड है ये, ते के साथ मात्रा कौन सी है, आई की मात्रा है, ठीक है, तो हम लिखेंगे आई, सॉरी ऐसे लिखेंगे आई। उसके बाद है रे के साथ कौन सी मात्रा है, आ की, और के साथ कोई मात्रा नहीं है तो क्या लिखेंगे, उसके साथ हम ए लिख देंगे, ठीक है। अब क्या है, सोचने की बारी, भाषा कौशल वर्णों के नाम के अनुसार मिलान करना है इसका, ठीक है। आगे देखो, इसका मिलान करेंगे। जैसे ए और ओ कौन से हैं, ये ए और ओ क्या है, ये कौन से स्वर हैं, ये है दीर्घ स्वर, ठीक है। इसके साथ मिलान, कै और फे क्या है, ये है स्पर्श व्यंजन। रे और वे कौन से हैं, अंतस्थ व्यंजन। और क्या ये पे और है, शे और है ये है ऊष्म व्यंजन, ठीक है। और ए और री क्या है, अ और री है ह्रस्व स्वर, समझ आ गया। सही उत्तर चुनिए। अब सही उत्तर चुनना है, इनकी संख्या की 7 है, किन की है संख्या 7 है, आगत स्वर की तो नहीं है, 2 है, ह्रस्व स्वर और बचा दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर की कितनी है, 4 और दीर्घ की 7, तो ये हमारा उत्तर हुआ। ये वर्ण संयुक्त व्यंजन नहीं है। अक्षर क्रय, जय फे गे क्रय कौन से नहीं है, नहीं पूछा ना, ये भी है और ये भी है, तो जय और फे नहीं है, ठीक है। तो क्या ये करने की बारी, रचनात्मक कौशल, इसको भी कर ही लेते हैं, बस ये लास्ट रह गया, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करना है, इसमें निर्देश अनुसार रंग भरिए। ये आपको कलर करना है। इसमें आगत स्वर वाले खाने में लाल, आगत स्वर कौन से होते हैं, कौन कौन से हैं आगत स्वर, ये है आगत स्वर, ये वाला, तो इसमें हम कौन सा कलर कर देंगे, लाल। तो हमारे पास अब कलर तो है नहीं, मैं वैसे बता देती हूँ यहाँ पे, वैसे लाल तो है, इसमें हम रेड कलर कर देंगे आगत स्वर वाले में, ठीक है। उसके बाद संयुक्त व्यंजन वाले खाने में हरा। संयुक्त कौन कौन से हैं, एक ये है संयुक्त और एक कौन सा है संयुक्त व्यंजन, बस ये एक ही है संयुक्त व्यंजन और नहीं है। उसके बाद है ऊष्म व्यंजन वाले खाने में नीला रंग, नीला तो है हमारे पास। ऊष्म कौन से हैं, एक ये वाला शे आएगा, ये ऊष्म है, और कौन सा है, बस एक ही है, ये वाला ऊष्म भी नहीं, ये और है, ठीक है। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन वाले खाने में पीला अंतस्थ होते हैं, ये रे, तो ये है, इसमें नहीं है रे ले और वह, ये है बस वह है, ठीक है। एक इसमें पीला हो जाएगा। ह्रस्व स्वर वाले खाने में नारंगी। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं,
बड़ी ई भी है इसमें, और कौन सा है, और सॉरी ह्रस्व है ये, ई नहीं है, छोटी ई है, ह्रस्व में ए है, ये ए है, और कौन सा, बस इतने ही हैं। ये इसको आप फिल कर लेना। आपको ये आपका चैप्टर नंबर 2 है, समझ आ गया होगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।